इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। आयकर विभाग की तरफ से जारी अपडेट के मुताबिक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आईटीआर फाइल कर चुके हैं। अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अभी भी कुछ घंटों का समय है। अगर आज आपने आईटीआर फाइल किया तो आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगने से बच सकता है अगर आज किया, लेकिन अगर नहीं किया तो यह जुर्माना आपको लग सकता है। साथ ही ब्याज भी अलग से भरना होगा। ऐसे में समय रहते आईटीआर फाइल करना उचित है। अब सवाल उठता है कि आईटीआर किन लोगों को फाइल करना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं और थोड़ा सा फिर डिटेल में इसका विश्लेषण भी करेंगे खास मेहमानों के साथ। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपकी कंपनी या फर्म है तो रिटर्न भरना जरूरी है, भले ही आपको इनकम हो या लॉस हो। अगर आप इंडिविजुअल हैं और कुल आय 2.5 लाख से ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। सीनियर सिटीजन हैं और आय 3 लाख से ज्यादा है तो भी आईटीआर भरना होगा। अगर धारा 80 में छूट के बाद आय 2.5 लाख से कम है तो भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। विदेश में बैंक खाता या प्रॉपर्टी है तो भी रिटर्न भरना जरूरी है। अब ये भी समझ लीजिए कि आपको आईटीआर फाइल कैसे करना है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है। डैशबोर्ड पर जाकर आपको एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और 26 एएस जरूर चेक करें। एआईएस में आपके पूरे साल के पैसे के लेन देन का हिसाब होता है। जो भी लेन देन बैंकों के जरिए हुआ होगा और जहां आपका पैन नंबर गया होगा वो सब कुछ एआईएस पर दर्ज होता है। अब आप अपनी टैक्स, आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें। अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को अलग अलग आईटीआर फाइल करना होता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे आईटीआर 1 सहज 50 लाख रुपए तक की आय वाले करदाता वाले होते हैं। वहीं आईटीआर 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आय होने पर, आईटीआर 3 बिजनेस या प्रोफेशन की आय होने पर, आईटीआर 4 सुगम 50 लाख तक की आय वाले या फर्म से इनकम वाले, आईटीआर 5 और 6 में वो लोग शामिल होते हैं जो एलएलपी फर्म और कारोबार करते हैं, जबकि आईटीआर 7 में ट्रस्ट और एनजीओ आते हैं। आप अपने हिसाब से अपना फॉर्म चुन सकते हैं। आईटीआर भरने पर कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनती है और अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प भी होता है। अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपको आईटीआर वेरीफाई करना होगा। इस तरह से आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ से अपनी आईटीआर रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करते समय कई लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। उन गलतियों पर भी आज हम बातचीत करेंगे। क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे चीज़ों से बचना है, ये सब आपको बताएंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। परिचय आपका करा दें। आज हमारे साथ हैं दो बड़े खास मेहमान। हमारे साथ हैं गिरीश बनवारी साहब जो कि फाउंडर हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर के। गिरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं कवित विजय, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। कवित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऐसी सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आज चूक जाएंगे उनके लिए कितना भारी पड़ेगा? ₹1,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस मुसीबत, क्योंकि डेडलाइन मीट करना बहुत अच्छी चीज है। पेनल्टी तो एक छोटी चीज होती है, बट जस्ट टू कंप्लीट थिंग्स ऑन टाइम पूरे परिवार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चूक जाएंगे ₹5,000 जुर्माना, और जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इंटरेस्ट हर महीने में टिक होता है, बढ़ता जाता है। तो अगर कोई टैक्स पेएबल है, कोई आपको रिपोर्ट करनी है इनकम, फॉर एवरी डिले इन एवरी मंथ ऑफ नॉट फाइलिंग द रिटर्न, वो आपको फिर से उसका भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो प्लीज, अगर आपने नहीं भरा है अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जल्द से जल्द भरिए, जल्द से जल्द अपना अपलोड कीजिए रिटर्न, ताकि कोई नॉन कंप्लायंस नहीं रहे। कवित, आपकी कोई सलाह जो लोग चूक गए हैं या चूक जाएंगे? सर, जैसे गिरीश जी ने बताया कि टाइम पे फाइल करना एक बहुत अनिवार्य होता है। इसके हमें और भी काफी बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अगर किसी एसएससी को लोन लेना है तो उसके लिए भी रिटर्न्स टाइम पे फाइल करना बहुत अनिवार्य है। अपने लॉसेस को आगे कैरिड फॉरवर्ड करने के लिए पेनल्टी अमाउंट जो है ₹5,000 का, वो बहुत मिनिमम अमाउंट है। लेकिन एसएससी अननेसेसरी पेनल्टी पे करे, फिर इंटरेस्ट पे करे, उनको अवॉइड करने के लिए साथ ही इनकम टैक्स की धारा 206 एबी के अंदर अगर आज किसी ने अपना रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करा तो उनका करंट जो फाइनेंशियल ईयर है, उनका जो रेट ऑफ टीडीएस है, बिजनेस कर रहे हैं उन एसएससी के लिए, उनका रेट ऑफ टीडीएस डबल हो जाएगा या फिर 5% रहेगा, दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा। तो एक नई धारा जो इस साल लागू हुई है वो एक बहुत क्रूशियल है कि आज की रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करने के लिए। आज की रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करने के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी
सैलरी से इनकम है या बिजनेस से है, लेकिन वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं है, जिसके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए भी आयकर की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो अभी 31 अक्टूबर है। ये थोड़ा सा गिरीश आप थोड़ा सा और इसको समझाएं, जो कवित ने बताया कि जो लोग ऑडिटेबल फर्म में कोई पार्टनर्स हैं या वो उसमें कोई उसमें उनकी कोई हिस्सेदारी है, क्या उनको आज भरना है या उनके लिए जो बता रही गिरीश की 31 अक्टूबर वाली डेट है वो उनके लिए वो ये वाला थोड़ा समझाएं। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं टैक्स प्रोफेशनल हूँ, गिरीश बनवारी, पर्सनल इंडिविजुअल। मैं फाउंडर हूँ ट्रांजैक्शन स्क्वायर का। ट्रांजैक्शन स्क्वायर की ऑडिट होती है, एलएलपी है। तो क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर एलएलपी का पार्टनर हूँ जिसकी ऑडिट होनी कंपलसरी है, तो मेरी डेडलाइन आज नहीं है, मेरी डेडलाइन अक्टूबर 31 है। सिंपल, अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बात। ओके, आपकी और आपकी कंपनी दोनों के लिए डेडलाइन? दोनों की डेडलाइन अक्टूबर 31 है। ऑलराइट। क्योंकि मैं पार्टनर हूँ। अगर अगर मुझे अपनी रिटर्न फाइल करनी है, मुझे जानना जरूरी है कि मेरे पार्टनरशिप फर्म में कितना आमदनी है, कितना उसमें से इनकम मेरे पास आ रहा है जो टैक्स भरना पड़े या एग्जाम्प्ट है मेरे हाथ में। वो डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्म की डेडलाइन अक्टूबर 31 है, मेरी डेडलाइन भी अक्टूबर 31 हो जाती है। एक और चीज इसी में कवित, कि जो लोग जिनके लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन है वो इसलिए भी जरूरी है कि अगर उनका टीडीएस कटा है उसको वापस क्लेम करना है तो भी उनके लिए जरूरी होगा ऑडिट वगैरह कराना। कवित? हेलो सर, ऑडिट कराने के कुछ लिमिट्स हैं जिसके तहत इनको ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी अगर टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो उनके लिए तो अनिवार्य है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है और 10 करोड़ तक है, अगर उनकी कैश पेमेंट में लेन देन टोटल पेमेंट और रिसीट अधिक 5% से अधिक है। अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी की बात करते हैं, जिनका प्रोफेशन से अगर इनकम है, जो किसी लीगल प्रोफेशन में या प्रोफेशनल बॉडीज में है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स, लॉ फॉर्म्स हैं, अगर उनका टर्नओवर 50 लाख से अधिक है तो उनके लिए ऑडिट अनिवार्य है इनकम टैक्स एक्ट में। ओके, ठीक ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि वो लोग किसी फर्म में पार्टनर हैं, डेजिग्नेट पार्टनर हैं या दूसरी तरह से जुड़े हुए हैं और उनके लिए आज की डेट आखिर नहीं है, उनके लिए अक्टूबर है। वो किन किन परिस्थितियों में है ये आपको कवित और गिरीश ने दोनों ने बताया आपको। गिरीश जी, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है, खास तौर से जो नया नया जॉब अभी शुरू कर रहे होते हैं, 2-3 साल अभी शुरू हुए हैं, कि उनको आईटीआर भरना क्यों जरूरी है। वो लोग चूक जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि जिस तरह से कड़ाई और निगरानी बढ़ी है अब कोई बच नहीं रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए मेरी सलाह रहेगी, जैसे मेरे बच्चों को आप देखिए, मेरे बच्चे अभी नए नए काम में लगे हुए हैं, तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि इंटरैक्टिव है बहुत आईटी पोर्टल। आप आईटी पोर्टल जाइए, अपना पैन नंबर लॉक कीजिए, समझिए भाई आपके कौन से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो रहे हैं, कौन से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में चीज़ें आ रही हैं, उसको कैसे रिपोर्ट करना है, पूरी टैक्स भरिए, कंप्लायंस करिए। क्योंकि जैसे आपने कहा, अगर वीज़ा के लिए जाना है, आगे चल के लोन लेना है या कोई भी सरकारी काम करना है, आईटी रिटर्न बहुत मांगे जाते हैं आजकल सब प्रोसीजर्स में। दूसरी चीज़, अगर आपने शेयर बाजार में कुछ नुकसान किया है, कैरी फॉरवर्ड लॉस है, अगर आपने रिटर्न 31 को फाइल नहीं की तो आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस भी नहीं होता है। तो वो तो अभी लास्ट 4-5 घंटे बाकी रह गए हैं जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉस में है। बट ये कहना भाई मैं 2-3 साल से कमा रहा हूँ पर मुझे पता नहीं कैसे टैक्स भरना, ये तो कोई बात नहीं हुई। आजकल बहुत यूट्यूब भी है, बहुत सरकारी एजुकेटिव पोर्टल्स भी है, कहाँ से आप खुद सीख सकते हैं। इग्नोर करना इज नॉट अ सोल्यूशन मेरे हिसाब से। और गिरीश जी, वो जमाना भी गया जब डेट्स बढ़ जाया करती थी। वो जमाना अभी आज बढ़ने का खाली होप था भाई। बहुत बारिश हो रही है, बहुत जगह इतने बाढ़ आ गई हैं, तो इसलिए एग्जाम्पशन होना चाहिए, थोड़ा लेट होना चाहिए फाइलिंग। बट 3-4 महीने तो ऑलरेडी गुजर गए हैं, तो इसलिए कोई ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए आप 3-4 महीने में अपना कंप्लायंस पूरा नहीं कर सके। सो एक्सटेंशन शुड बी एन एक्सेप्शन, नॉट अ नॉर्म। बिल्कुल। कवित आप भी सहमत होंगे इस चीज से कि बार बार जो एक्सटेंशन हो जाता था उससे भी लोग थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं।
सर पहले लापरवाही होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो इतना स्मूथ वर्क कर रहा है कि अभी आपने जैसे बताया था कि मोर देन 6 करोड़ आईटीआर फाइल हो चुकी हैं। ये हम कल का आंकड़ा देख रहे हैं, और आज भी ना जाने कितने रिटर्न फाइल हो चुकी होगी। किसी भी एसएससीज को, किसी भी टैक्स पेयर को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है। तो जो एक एक्सटेंशन का रीजन आता था, ज्यादातर जो पीछे पास में रहा है, वो इनकम टैक्स के पोर्टल में कुछ बग्स होते थे, इस वजह से रहता था। लेकिन इस साल ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आई है। और जो जैसे सर ने बताया है कि बाढ़ की वजह से कुछ प्राथमिक आपदाएं की वजह से कुछ एरिया प्रभावित हैं, तो वहां पे अभी रिसेंट के डेज में कुछ नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि इस साल ऐसा कुछ एक्सटेंशन का सिनेरियो आएगा। एब्सोल्युटली। गिरीश जी, अब आपको जाना भी है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन कुछ सवाल क्या क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग अभी भी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अभी फाइल करना चाहते हैं 12 बजे तक, उनके लिए हम बता रहे हैं क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि कई बार टैक्स बचाने के चक्कर में और लास्ट आवर रश के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी भर देते हैं या गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? मेरे हिसाब से गलत तो कभी नहीं करना चाहिए रिटर्न में। आप देख रहे हैं अभी जो एआई टूल्स है, एआई टूल्स के हिसाब से एचआरए पे फोकस, डोनेशंस पे फोकस। सो ये जो है, अच्छा ये क्लेम कर लो, वो क्लेम कर लो, मैं क्लेम कर रहा हूँ इतने सालों से, वो सब बात में जाना नहीं है, फोमो में नहीं आना है, राइट चीज करना है। आप देखेंगे अभी जो एआई टेक्नोलॉजी है उससे सब जगह स्क्रूटिनी है, और जो भी आप भर रहे हैं उसका बैकअप रखना है, बराबर टैक्स भरना है, और कुछ हेरा फेरी में रिटर्न नहीं भरना है घाई घाई में। तो प्लीज, भले लेट भरिए, 5,000 का दर नहीं होना चाहिए। वी शुड फाइल इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, पर गलत कुछ नहीं बनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी बनना है बैकअप पूरा होना चाहिए उसका। और गलती से अगर भर भी दिया गिरीश जी, और अगर क्वेरी आ गई तो उसको इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर जवाब देना है उसका। बिल्कुल ही, बिल्कुल ही। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे मेरे एक सिचुएशन थे जो मेरे काफी करीब है, उनके पास एक क्वेरी आई थी, भाई आपको एक क्वेरी, आपने टीडीएस नहीं जमा कराया है, भाई क्यों। उसने 3-4 क्वेरी ऐसे इग्नोर की, चुके वो मैसेज बन के आती है फोन पे। फिर उसको सडनली प्रोसिक्यूशन नोटिस आ गया। अभी वो घूम रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, एक्चुअली उसने टाइम पे अटेंड नहीं किया किसको। अगर आप टाइम पे चीज अटेंड नहीं करेंगे तो आपको मुसीबत होगी। बिल्कुल कोई इग्नोर नहीं करना है। व्हाट्सएप या ईमेल या अलर्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल कभी इग्नोर नहीं करना है, बराबर उनको ध्यान देके उनका आंसर करना है। बिल्कुल। और कवित, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अब सारा एआई ड्रिवन हो गया है। एआई से आप नहीं बच पाएंगे, और एआई को ना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ना बच पाएंगे, ना छूट पाएंगे। तो चुपचाप ईमानदारी से अपना सारी इंफॉर्मेशन दें, क्वेरी आती है तो उसका रिप्लाई करें, यही उपाय। कवित जी। जी हाँ, साथ में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ एसएससी अपने रिटर्न को फाइल ना करे, उसको वेरीफाई। मोर देन 6 लाख रिटर्न फाइल हो चुकी है, लेकिन वेरीफाइड रिटर्न जो हुई है वो करीबन करीबन 50% ही हुई है। अगर उन्होंने विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर उसको वेरीफाई नहीं करा, तो उनकी आयकर की रिटर्न जो फाइल करी है वो अनिवार्य अवैध कर दी जाएगी, और उनके ऊपर भी जब वो दोबारा उसको फाइल करेंगे तो 5,000 रुपए की पेनल्टी जरूर लगेगी। तो ऑलराइट, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। एक आखिरी सवाल गिरीश जी मेरा आपसे, अगर कोई गलती से चूक गया, कोई ट्रैवल कर रहा है, दिमाग में रहा नहीं, जो भी हुआ, कल के बाद उसके पास क्या ऑप्शन होगा? कहां वो जाए, क्या करे? जल्दी करेगा तो कम लगेगा? कितने महीने का उसके पास टाइम होगा? वो थोड़ा सा बता दें। मेरे हिसाब से जो ट्रैवल कर रहा है, जो मूव कर रहा है, आके फटाफट आके रिटर्न करना चाहिए। ये जो ट्रैवल का रीज़न है, नॉन पेनल्टी के लिए एक्सक्यूज बन सकता है, बट कोई एग्जाम्पशन नहीं है भाई आप ट्रैवल कर रहे हैं या बीमार है या आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। वो पेनल्टी के लिए अच्छा रीज़न है, बट ओवरऑल आपको प्लीज़ आके फटाफट बनना है। और अगर नेक्स्ट टाइम आप ट्रैवल करने वाले हैं, आपको तो पता है 31 जुलाई डेडलाइन है, ऐसे तो नहीं है भाई नई सडनली डेडलाइन आ गई। प्लीज ट्रैवल से पहले रिटर्न भर के जाइए। अब गिरीश जी, क्या क्या ऐसा एक विंडो होती है कि मैं बात कर सकूं इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और उनको समझा पाऊं कि मैं क्यों डिले हुआ और वो कुछ एग्जेम्पशन कर दे मेरे लिए? ऐसी कोई विंडो होती है? नहीं, ऐसी कोई विंडो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ओके, यानी कि आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। समझदारी इसी करेक्ट, में है कि अभी भी कुछ घंटे हैं, भर दें, बेहतर तरीका यही है। और अगर छूट करेक्ट। जाए
तो फिर उसके बाद आपके पास पेनल्टी का ऑप्शन ही बचता है। वो भी आप जल्द से जल्द कर दें तो उतना ही दुरुस्त, क्योंकि भविष्य में आपकी जो भी सरकारी काम होंगे, लोनिंग होगी, विदेश का ट्रैवल है, सब चीज़ में ITR लगेगा और ये दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बेहतर समझदारी इसी में है कि ITR भरें। हाँ, कुछ कह रहे हैं? एक लास्ट पॉइंट है। हाँ, बोलिए बोलिए गिरीश जी। डेटा के हिसाब से सब लिंक्ड है, GST भी लिंक्ड है, क्रेडिट कार्ड भी लिंक्ड है, बैंक भी लिंक्ड है। प्लीज प्लीज अपना AIS देखिए, सबको मैं वही कहते रहता हूँ, सब लिंक्ड है, संभाल के करिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सारी चीजें पता है आप कहाँ कर रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लिंक्ड नहीं है चीज़ें, छूट जाएंगे या नज़र में नहीं आएंगी, तो अब ऐसा नहीं है। और ऊपर से जैसा हमने बताया कि AI का पूरा इकोसिस्टम है, तो उसमें भी चूक की गुंजाइश नहीं रह जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गिरीश बनवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कवित विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। आज की दूसरी कवर स्टोरी, देश में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। जी हां, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये शब्द आपने अरसे बाद सुना होगा, लेकिन अगर आपके कानों में ये शब्द नहीं गूंजा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये समस्या देश से खत्म हो गई है। देश में चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि बाल तस्करी, बच्चों की तस्करी बढ़ रही है। KSCF यानी कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने गेम्स 24x7 के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश 2016 और 2022 के बीच में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश है, तो वहीं दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है। दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना के बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले 68% बढ़ गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से साल 2022 तक 21 राज्यों के 262 जिलों में बाल तस्करी यानी कि बच्चों की तस्करी के आंकड़ों को जुटाया गया। कोरोना से पहले 2016 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में बाल तस्करी की 267 घटनाएं थी, रिपोर्टेड जो हैं। ज्यादातर मामलों में तो रिपोर्ट नहीं होती हैं, जबकि कोरोना के बाद 2021 से 22 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 1214 हो गया। यही नहीं, कोरोना के बाद कर्नाटक में 18 गुना बाल तस्करी के मामले बढ़े। ये घटनाएं 6 से बढ़कर 110 हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के 13,549 बच्चों को बाकायदा समय रहते बचाया भी गया। बचाए गए बच्चों में 80% की उम्र 13 से 18 साल की थी, जबकि 13% की उम्र 9 से 12 साल और इसमें 2% से ज्यादा बच्चे 9 साल से भी कम उम्र के बच्चे थे। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि बाल मजदूरी करने वाले सबसे ज्यादा होटल और ढाबों में काम करते हुए मिले। आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 15.5% है। वहीं ऑटोमोबाइल या परिवहन उद्योग में काम करने वाले नाबालिगों की संख्या करीब 13% है, जबकि कपड़ा उद्योग में 11% से ज्यादा नाबालिग मजदूर काम करते मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 और 8 साल की उम्र में बच्चे कॉस्मेटिक उद्योग में लगे पाए गए। कुल मिलाकर कहें तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ रहे हैं और बच्चों को बाल मजदूरी में ढकेला जा रहा है। तो इसलिए इस पर समय रहते यदि पॉलिसी हमने सुदृढ़ नहीं की तो हमारा भविष्य जो है, हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल, देश का भविष्य जो है, वो इसी तरह से बाल तस्करी का शिकार होते रहेंगे और हमें अपने भविष्य के बारे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो लगा हुआ है उसको हटाने में मुश्किलात होती रहेंगी। और आइए दिन भर की दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। ज्ञान वापी मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने ज्ञान वापी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। ANI को दिए इंटरव्यू में योगी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती का समाधान निकाला जाए। इस दौरान एक और सवाल के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। ज्ञान वापी पर सीएम योगी के बयान के बाद विपक्ष की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं।
सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि सीएम होने के नाते योगी को कानून का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों को दबाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद वहां पर 400 साल से है। वहीं सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि 2024 की तैयारी है। योगी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि मजहब को राष्ट्र से ऊपर रखने की राजनीति बीजेपी कर रही है। मणिपुर मुद्दे पर आज भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मुद्दे पर अल्प चर्चा की मंजूरी दे दी, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच के सामने नहीं आने दे रहा। बीजेपी के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मणिपुर में हिंसा की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसाग्रस्त राज्य में स्थिति से निपटने में बीजेपी और केंद्र सरकार की भूमिका की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर का बयान देना चाहिए। ममता ने कहा कि ये शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। उधर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह चर्चा अवैध है क्योंकि मामला अदालत में है। चर्चा में भाग लेने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के भाषण के बाद सदन से बायकॉट किया। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई ज्यादती के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। अदालत ने कहा कि इकलौती घटना नहीं है ये। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मसले के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट अब कल इस मामले में सुनवाई करेगा। 2 पीड़ित परिवारों की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया। दूसरी वकील ने कहा कि इस मामले की जांच एक हाई पावर कमेटी करे। हरियाणा के नूह में 2 गुटों के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कि ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान पत्थर फेंके गए। हर साल की भांति इस साल भी ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। इसमें गुरुग्राम से भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर मेवात में गए थे। बताया गया कि यात्रा जैसे ही शिव मंदिर पहुंची उसी दौरान यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। मामले को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 700 से 800 जवान मैदान में उतर रहे। पुलिस ने भी मामले को शांत करने के लिए फायरिंग की। ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है। इसमें गाजियाबाद और बिहार की संपत्ति भी शामिल है। ईडी ने आईआरसीटीसी घोटाले में यह कार्रवाई की है। इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और बेटियां मीसा हेमा पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक प्राइवेट कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया। आरोप यह भी है कि इसके बदले उन्हें पटना में इसी कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी। देश में मॉनसून सीजन में अब तक अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि देश भर में अब तक सामान्य से 5% ज्यादा बारिश हुई है। विभाग के मुताबिक जुलाई महीने में सामान्य से 13% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि जुलाई में ही पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान्य से 32% कम बारिश हुई। विभाग ने बताया कि पूर्वी और उत्तर पूर्व राज्यों में साल 1901 के बाद ये तीसरी सबसे कम बारिश हुई है। जुलाई में उत्तर पश्चिमी राज्यों में 22 सालों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आईएमडी का कहना है कि अब तक अल नीनो का कोई प्रभाव नहीं दिखा है। अगले 24 घंटों के दौरान देश के करीब 14 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इस साल हिमाचल प्रदेश में बारिश से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 75 सालों में राज्य में आई ये सबसे बड़ी तबाही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्रीय टीम तेलंगाना में हुए बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए जाएगी। उन्होंने बीआरएस सरकार पर फंड खर्च नहीं करने का आरोप भी लगाया। टैटू का क्रेज खासकर युवाओं में तेजी से बढ़ा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब एचआईवी और हेपेटाइटिस फैलने की वजह भी ये बन रहा है। ये रिपोर्ट बीएचयू के हॉस्पिटल की है। यहाँ इन बीमारियों के मरीजों की संख्या में अचानक हुई तेजी की वजह टैटू बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट।
टैटू का चलन इन दिनों तेजी से बढ़ा है। खासकर युवाओं में इसका क्रेज काफी है। सिर से लेकर पांव तक लोगों की बॉडी पर तमाम डिजाइनों में टैटू दिख जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि टैटू बनवाना एक ग्लोबल फैशन में शुमार हो चुका है। लेकिन टैटू का यही फैशन अब खतरनाक बीमारियों की वजह भी बनता जा रहा है। टैटू के पेशेवर एक्सपर्ट तो सभी तरह के एहतियातों के साथ टैटू बनाते हैं, लेकिन गैर पेशेवर या यूं कहें कि झोला छाप टैटू मेकर्स टैटू शौकीनों को हेपेटाइटिस बी और सी के साथ HIV जैसी जानलेवा बीमारियों के अलावा त्वचा संबंधी बीमारी दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हेपेटाइटिस बी, सी और HIV पॉजिटिव जैसे जानलेवा संक्रमण की वजह टैटू कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। दरअसल BHU हॉस्पिटल की रिपोर्ट में टैटू को लेकर जो चिंता जाहिर की गई है वो किसी को भी परेशान कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में हॉस्पिटल में आने वाले रोगियों में हेपेटाइटिस बी, सी और HIV पॉजिटिव के मामले तेजी से बढ़े हैं और इसकी एक बड़ी वजह टैटू को बताया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि टैटू बनाने के लिए सुई का एक से अधिक बार इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस बी, सी और HIV संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक से अधिक बार इस्तेमाल हुई संक्रमित सुई स्किन डिजीज और एलर्जी की भी वजह बन सकती है। ये बातें केवल टैटू पर ही लागू नहीं होती। कान और नाक के अलावा आजकल बॉडी पियर्सिंग का भी खूब चलन है। इसमें भी एक ही सुई या पियर्सिंग से जुड़े दूसरे औजार अगर किसी संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति पर इस्तेमाल हुए हैं और फिर इसे दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति पर इस्तेमाल किया गया हो तो भी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। केवल टैटू की संक्रमित सिरिंज से खतरा नहीं है। टैटू में इस्तेमाल होने वाले पिगमेंट भी स्किन डिजीज और एलर्जी की वजह हो सकते हैं। खासकर संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को टैटू के लाल, हरे, पीले और नीले रंग से एलर्जी होने की आशंका ज्यादा होती है। यूरोप में इन खतरे वाले रंगों पर प्रतिबंध लग चुका है। दरअसल केमिकल युक्त रंगों से टैटू वाली जगह पर खुजली और सूजन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कुछ पिगमेंट्स में इथेनॉल जैसे तत्व होते हैं जो संवेदनशील त्वचा के लिए घातक होते हैं। ऐसे में टैटू कराने से पहले स्किन टेस्ट जरूर कराना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सा पिगमेंट स्किन को सूट करेगा और कौन सा नहीं। टैटू से जुड़ी एक जरूरी बात और ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुताबिक टैटू बनवाने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 साल तक किसी को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो फैशन के नए क्लेवर में टैटू ट्रेंड में है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। वहीं भारत में एक अनुमान के मुताबिक टैटू का 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा बाजार है। इससे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन जब बात सेहत और जिंदगी से जुड़ी हो तो टैटू बनवाने से पहले एक्स्ट्रा अलर्टनेस के साथ हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज की रात चंद्रयान 3 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब से करीब 6 से 7 घंटे बाद भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होगा। ये पल चंद्रयान के लिए बेहद अहम होगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 6 दिन बाद चंद्रयान चांद के चक्कर लगाता हुआ मिलेगा। आज की रात इसरो के वैज्ञानिकों की नजरें एक बार फिर चंद्रयान की ओर टिक जाएंगी, क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए एक और महत्वपूर्ण फेज आने वाला है। दरअसल चंद्रयान 3 पृथ्वी के कक्षा में अपनी आखिरी परिक्रमा पूरी करने के बाद आज रात ही चांद की ओर रवाना हो जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चांद की ओर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात 12 से 1 बजे का समय तय किया है। उसी दौरान वैज्ञानिक चंद्रयान 3 में लगे थ्रस्टर्स को स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा में भेजने को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए चंद्रयान 3 के इंजन के पावर को अभी के मुकाबले और बढ़ाया जाएगा, जिससे चंद्रयान की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी चंद्रयान जब पृथ्वी की कक्षा के सबसे करीब वाले पॉइंट पर होता है तो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन जब वो पृथ्वी की कक्षा से सबसे दूर वाले पॉइंट पर होता है तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अब चांद की ओर रवाना होते वक्त स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा करनी पड़ेगी और इसी बढ़ी हुई स्पीड से चंद्रयान चांद की ओर रवाना हो सकेगा।
इसरो के मुताबिक ट्रांसलूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने में 28 से 31 मिनट का समय लग सकता है। आज रात चंद्रयान 3 चांद की ओर रवाना होने में कामयाब हो गया तो उसे चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने में 6 दिन का वक्त लगेगा। मतलब 6 अगस्त को भारत का चंद्रयान चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री कर जाएगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान फिर चांद की परिक्रमा शुरू कर देगा और कई चक्कर लगाएगा। इस दौरान हर चक्कर के बाद चंद्रयान और चांद के बीच की दूरी कम होती जाएगी। कई चक्कर लगाने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। तब देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान पर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार जोरदार मजबूती दिखाता हुआ नजर आया। सेंसेक्स करीब 370 अंक चढ़कर 66,528 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 100 से ज्यादा पॉइंट की बढ़त देखी गई। निफ्टी बैंक 180 अंक चढ़कर 45,651 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए हमारे साथ है अरमान नाहर। देखिए, जुलाई महीने का आखिरी दिन और जो कारोबारी हफ्ता है उसका पहला दिन अगर आप देखें तो आपको जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे। आपको स्पेसेस की बात करें तो स्पेसिफिकली पावर स्पेस और मेटल स्पेस, वहां पे आपको अच्छे खासे गेंस आते हुए दिखे। और वहीं पर अगर आपको दिखेगा निफ्टी गेनर्स की अगर आप सूची देखें तो आपको एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड और हिंडाल्को जैसी कंपनियां दिखेगी जहां पर आपको बढ़िया गेंस जो है आते हुए दिखे। तो पावर स्पेस और जो आप मेटल स्पेस बात करें वहां पर आपको गेंस जो है अच्छे आते हुए दिखे। अब लूजर स्पेस की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां दिखी जहां पर आपको गिरावट के साथ जो है यहां पर ये बंद होते हुए दिखे। और उसी के साथ साथ कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में, हिंदुस्तान कॉपर देखिए 11% की आपको बढ़िया तेजी वहां पर आती हुई दिखी। वेल्सपन इंडिया अच्छे नतीजों के चलते 8% की वहां पर भी बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। और सीमेंट्स में जो वहां पे डिसीजंस का जो शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल नहीं दिया, वो जो बिजनेस का जो ट्रांसफर करने वाले थे उसके चलते वहां पर भी आपको मूवमेंट अच्छा आता हुआ दिखा। लगभग 3% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी और एचईजी में भी 7% की आपको तेजी आती हुई दिखी। अब निफ्टी के अलावा अगर आप टॉप गेनर्स देखें तो उसमें आपको नाम दिखेंगे बीएलएस इंटरनेशनल, लगभग 13-14% के आसपास की बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। बीईएमएल की बात करें तो वहां पे एकाएक आपको लगभग 11% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी। और आईआरएफसी और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अगर आप बात करें तो लगभग 9% और के आसपास 9-10% के आसपास की तेजी आपको आती हुई दिखी। निफ्टी के अलावा अगर टॉप लूजर्स देखे जाएं तो उसमें आपको पिरामल इंटरप्राइजेस 5.5% की गिरावट, ई मुद्रा, जुपिटर वैगन्स और डीसीबी बैंक की अगर बात करें वहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप देखें आज का दिन कंपैरेटिवली पॉजिटिव ही बंद होता हुआ दिखा और पावर स्पेस और मेटल स्पेस में आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। मुंबई में हुई मोतीलाल ओसवाल बिजनेस इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस में बाजार के कई दिग्गज शामिल हुए। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल और हीलियस कैपिटल के संस्थापक समीर अरोड़ा भी मौजूद थे। इस मौके पर रामदेव अग्रवाल और समीर अरोड़ा ने बाजार में बने रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अभी तो फिल्म बुलरन का सिर्फ ट्रेलर लोगों ने देखा है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। आइए सुनते हैं इन दिग्गजों को। आपने 37 साल पहले एक टिकट खरीदी थी पिक्चर की, मूवी की, राइट? आप थिएटर में घुस गए, मूवी देख रहे हैं। अभी ये मूवी कहाँ तक पहुँची है? ये मतलब इंटरवल के आसपास है, इंटरवल पार हो गई है, क्लाइमैक्स के नज़दीक है, किस लेवल तक? 3 घंटे की जो पिक्चर है जो आपको अपनी लाइफ टाइम में देखनी है, उसमें कहाँ पहुँचे हैं आप? पिक्चर बस शुरुआत हुई है, अभी नाम ही आ रहे हैं, क्रेडिट्स सिर्फ अभी तक सब जितने प्रेजेंट करते हैं सब हम लोग सब समीर से तो हमने सीखा बहुत कुछ, लेकिन हम लोग सब ट्रेलर, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेलर। क्या बात है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि देखिए हर आदमी का लाइफ टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन ये जो रियल अमृतकाल है, और अमृतकाल इसके लिए है, पॉलिटिकल टर्म नहीं, अमृतकाल इसके लिए है क्योंकि ये जो रिटेल रिवोल्यूशन हो रहा है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कब होता है? जब आपके पास कैपिटल हो, बाकी आइडियाज तो सबके पास होते हैं, हम ही सब इंटरप्रेन्योर हैं, सब इंटरप्रेन्योर भाई लोग यहाँ पर। अब उसमें होता कब है? जब आपका पास कैपिटल हो, आपके पास इक्विटी हो और डेट हो, राइट? आज के दिन में बिकॉज ऑफ दिस 250 मिलियन, 120 मिलियन और जो 250 मिलियन हो जाएगा, देयर इज नो डर्थ ऑफ इक्विटी। फर्स्ट टाइम है मेरे 40 साल की हिस्ट्री में कि आप, हम सब 4 अकाउंट, हम दोनों 4 अकाउंट हैं, आप ये समझो कि बिना इक्विटी के कुछ नहीं होता है। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ 2010-2020 के बीच में? सब जितने प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, उसमें इक्विटी था ही नहीं।
सब घुमाया हुआ इक्विटी था या हाईली लिवरेज था। अब जो है ना ट्रू इक्विटी आ रहा है, अब पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज डिलीवरेज, उनके पास एक्सेस इक्विटी है और डिलीवरेज कर रहे हैं। सो मेरे को लगता है ये समय है, ये हो रहा है, चालू हो गया, हाल चालू हो चुका है। जो बाजार में हो रहा है वो सब जगह हो रहा है। सो मुझे लगता है ये शुरुआत है जी। आपको 3.5-4 ट्रिलियन हुआ है और अगला 10 साल 2030 में हम 8 ट्रिलियन रहेंगे। मैं बताता हूँ कितना भी आप जोड़ भाग कर लो, राइट, $8 ट्रिलियन इकोनॉमी जब होगा 2030 में, तो वो कैसा होगा वो कोई नहीं बता सकता। इट विल बी एक्सपोनेंशियल। जब 25 साल बाद निफ्टी या सेंसेक्स कहाँ होगा वो बता देना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हमें पैसे लगाए रखने की नहीं रखने। वो तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जी, 1.14 टू द पावर ऑफ 25 इंटू 20,000 अप्रोक्सीमेटली। फॉर्मूला सर इतनी मैथमेटिक्स आ जाता है, एंकर थोड़ी बनता है। मतलब वो को मुझे भी नंबर नहीं पता। देखो हर कैसा बेसिकली सवाल पूछने में और जवाब देने में बड़ा फर्क है। बेसिकली जी कहने का मतलब है ये मूवी नहीं है, ये सीरियल है। उसमें पार्ट्स आते रहते हैं, फिर नया सीजन, फिर नया सीजन। बेसिकली मेरी तो एक लाइन है बार बार कि आपको इक्विटी से बेटर रिटर्न नहीं मिलने कहीं ओवर एनी पीरियड। सेकेंड, आप बाकी जो जैसे यूएस मार्केट को देख लो लास्ट 30 साल में, उसका भी रिटर्न रुपी टर्म में 12-13% पर एनम है। इसलिए 13-15% बनाना इंडेक्स के लिए आसान है। तो इंडेक्स लेवल पे आप उसको जितने मर्जी साल मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरे को भी नहीं पता कि 25 ईयर्स में कितना वो होगा। 16 टाइम्स 3 से 3.5 लाख निफ्टी इंडेक्स एज पर हिम। 3.5 लाख की निफ्टी। और क्यों गेल पर यूबीएस का भरोसा बढ़ा, बताने के लिए हमारे साथ हैं कुशल गुप्ता। तो दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस यूबीएस बुलिश होते हुए दिख रहे हैं गेल पर, और जो बुलिशनेस है वो उनकी काफ़ी शानदार हो रही है, जहां पर उन्होंने डबल अपग्रेड कर दिया है। बिकवाली की राय से बदलकर अब ये खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं, और टारगेट्स भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं 80 रुपये से लेकर सीधा 150 रुपये पर। अब इसके 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो इस ब्रोकरेज हाउस को गेल में नजर आ रहे हैं। सबसे पहला तो फैक्टर ये है कि यहाँ पर यूबीएस ने जिस तरह से बढ़ाए हैं डिमांड और वॉल्यूम अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। भारत में गैस की जो मांग है वो करीबन 21% FY26 तक बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो कि अभी करीब 165 MMSCMD है, वो बढ़कर सीधा 200 होती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट कारोबार इनको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो साइक्लिकलिटी थी वो अब बदलकर एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी आगे के लिए बन सकती है, जिस कारण से कंपनी का ट्रांसमिशन कारोबार का एबिटा जो शेयर है सेगमेंट लेवल पर वो काफ़ी बढ़ता हुआ अभी दिख सकता है। इनफैक्ट FY26 तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23 से लेकर नेचुरल गैस ट्रांसमिशन या उसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 8% की सालाना दर से बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। दूसरा बड़ा कारण है टैरिफ्स और मार्जिन इंक्रीज का। तो आगे आने वाले महीनों में टैरिफ इंक्रीज अगर होगा तो कंपनी को भी बड़ा फायदा इससे पहुंचेगा, और साथ ही जो रियलाइज्ड टैरिफ है उसकी अपसाइड पोटेंशियल भी अभी बाकी है। तो ये उसको सोचकर चल रहे हैं कि आगे चलकर कंपनी की मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। और अंत में वैल्यूएशन के लिहाज से भी इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स ये लग रहे हैं, जहां पर 10 साल की जो औसतन पीई है उससे अभी भी ये काउंटर 24% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। तो ये एक बड़ी अट्रैक्टिवनेस इनको नजर आ रही है। तो 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिस कारण से ये बड़ा डबल अपग्रेड यूबीएस की तरफ से होता हुआ दिखा है गेल को लेकर। और कुशल ही बताएंगे कि जुलाई में कैसे रहेंगे ऑटो बिक्री के आंकड़े। तो जुलाई महीने में ऑटो बिक्री आंकड़े लार्जली आपको अक्रॉस दी सेगमेंट से अच्छे ही आते हुए नजर आएंगे। कुछ एक चुनिंदा ऐसी कंपनियां हैं जहां पर थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। पर सबसे पहले जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मारुति सुजुकी करीबन 7% बढ़कर 1,87,500 यूनिट्स रह सकती है। साथ ही M&M ने जो ऑटो बिक्री आंकड़े हैं इनके वो करीबन 63,000 यूनिट्स ये रिपोर्ट करते हुए देख सकते हैं। 12% की ग्रोथ के साथ ये सेगमेंट को लीड कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स इनकी कुल बिक्री है वो जुलाई महीने में 1% गिरकर आते हुए देख सकते हैं। तो लार्जली फ्लैट रहने का अनुमान है जहां तक पैसेंजर व्हीकल्स का कारोबार का सवाल है। इनफैक्ट अगर आप 2 व्हीलर स्पेस को देखेंगे तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प का बेहतरीन टर्न अराउंड आपको आता हुआ दिख सकता है। 11% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 4,50,000
95,000 यूनिट्स पर कंपनी ये अपनी सेल्स रिपोर्ट कर सकती है। पर दूसरी तरफ बजाज ऑटो जो एक्सपोर्ट्स के आंकड़े इनके थोड़े से खराब होते हुए दिख रहे हैं, उस वजह से इनकी जो टू व्हीलर बिक्री है वो करीबन 11% गिरती हुई भी नजर आ सकती है। जहां तक टीवीएस मोटर्स का सवाल है, टू व्हीलर्स के लिहाज से 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 3,12,000 यूनिट्स पर। साथ ही आइशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड है वहां पर तो 33% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 74,000 यूनिट्स इस बारी जुलाई महीने में कंपनी ये रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड और आइशर मोटर VCV ये दोनों ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। 7 से 8% तक की बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर इनकी ऑटो बिक्री आंकड़ों में देखने को मिल सकती है। पर दूसरी तरफ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है 12% की डिग्रोथ के साथ। वहीं अगर आप ट्रैक्टर स्पेस की बात करेंगे तो M&M और एस्कॉर्ट्स यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रह सकता है। 12% की ग्रोथ M&M दिखा सकता है। वहीं एस्कॉर्ट्स में 5,360 यूनिट्स पिछले साल थे, इस बारी जुलाई महीने में ये 8,000 यूनिट्स होती हुई दिख सकती है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर्स की तरफ से अच्छा प्रदर्शन रहेगा। साथ ही जो टू व्हीलर स्पेस है वहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, इनका भी प्रदर्शन काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिल सकता है इस बारी। और कल से एम्फी के बदलाव लागू हो जाएंगे, ज्यादा जानकारी दे रही हैं नुपुर। एम्फी के जो कैटेगराइजेशंस होते हैं लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, उसके जो बदलाव है वो 1 तारीख से लागू हो जाएंगे, मतलब कि कल से लागू हो जाएंगे। लार्ज कैप का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो करीबन 50,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनीज को लार्ज कैप में कैटेगराइज किया गया है। मिड कैप की बात करें तो 17,400 का मार्केट कैप का कट ऑफ यहाँ पर रखा गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है, टोटल मार्केट कैप में पहले लार्ज कैप का हिस्सा करीबन 69% के आसपास हुआ करता था, वो अब घट के सिर्फ 68% रह गया है। मिड कैप की बात करें तो वो बढ़ता हुआ दिखा है, वो 16% से बढ़ के आपको 16.5% नजर आएगा। और वहीं स्मॉल कैप का भी आप देखेंगे ना तो 14.5% से बढ़ के इस बार 15% के आसपास होता हुआ दिखा है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे सामने आया है कि जितनी भी हाल ही में लिस्टेड कंपनियों ने स्मॉल कैप में जगह तो मिली है, लेकिन एक ऐसी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है मैनकाइंड फार्मा, जिसे डायरेक्ट एंट्री मिली है लार्ज कैप कैटेगरी में। अब कौन से स्टॉक से जो मिड से लार्ज कैप में अपग्रेड होते हुए दिखे? जिंदल स्टील एंड पावर, PNB, IDFC बैंक, कैनरा बैंक, TVS मोटर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मैनकाइंड फार्मा जैसे कुछ नाम है जो सीधे के सीधे लार्ज कैप की कैटेगरी में अब आपको नजर आएंगे। स्मॉल कैप टू मिड कैप की बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फैक्ट, जिंदल स्टेनलेस, RVNL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, भारत डायनेमिक्स और IIFL फाइनेंस जैसे काउंटर्स है जिन्हें जो स्मॉल कैप की कैटेगरी से अब मिड कैप में अपग्रेड कर दिया गया है। अब लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जिन्हें डाउनग्रेड किया गया है, लार्ज कैप से स्मॉल कैप में डाला गया है, जिसमें आपको नायका सबसे ऊपर नजर आएगा, JSW एनर्जी, टाटा एलेक्सी, इंडस टावर, पेज इंडस्ट्रीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन्फोएज जैसे काउंटर्स है जिन्हें डाउनग्रेड करके अब स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दिया गया है। लेकिन स्मॉल से मिड कैप में किन्हें डाउनग्रेड किया उसके लिस्ट में आपको सबसे ऊपर दिखेगा पिरामल फार्मा, टाटा टेली सर्विसेज, ऑर्गेनिक्स, निपॉन लाइफ, क्लीन साइन, ब्लू डार्ट, ट्राइडेंट, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और इमामी। इसके अलावा हाल ही में लिस्टेड कंपनीज है उन्हें जगह मिली है स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप की कैटेगरी में उसमें सबसे ऊपर IQ लाइटिंग, एवलेंट टेक्नोलॉजी, रेडियंट कैश, ग्लोबल सर्विसेज, शार्प पॉलीमर्स, उदय शिव शंकर इंफ्रा, साथ ही साथ डिग्वी, टॉर्च ट्रांसफर जैसे काउंटर्स है जिन्हें सीधी एंट्री मिली है स्मॉल कैप में हाल ही में लिस्टेड कंपनी से। लेकिन एक और हाल ही में लिस्टेड कंपनी मैनकाइंड फार्मा को सीधी और डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी है लार्ज कैप में। जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में आज सुबह अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में एक RPF का ASI भी हैं, जबकि 3 यात्री हैं। वहीं गोली चलाने वाला आरोपी RPF का कांस्टेबल ही है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन पालघर स्टेशन से कुछ दूरी पर ही निकली थी, तभी चेतन नाम के RPF कांस्टेबल ने अचानक ट्रेन में फायरिंग कर दी। चेतन एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात था और वो गोलियां चलाकर ट्रेन से कूद गया। हालांकि उसे मीरा रोड बोरीवली के बीच में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से हथियार भी जब्त कर लिया गया है। हम लोग इस FIR जो रजिस्टर हो रही है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको भी मालूम है कि हर चीज़ की छानबीन किए बिना किसी चीज़ पे किसी कंक्लूजन पे आना ये गलत होगा। किसी चीज़ को अगर पहले ही दफ़ा किसी चीज़ को सही बोल दे और फिर उसके बाद में कुछ चीज़ अगर और सामने आती है तो इट विल बी टू इमेच्योर टू कम टू और जंप टू एनी कंक्लूजन एट दिस स्टेज एंड आई एश्योर यू दैट वी विल इंश्योर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैटर। खैबर पख्तूनख्वा में हुए बम धमाके के बाद पाकिस्तान में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने
इसे सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी करार दिया है। वहीं सरकार में शामिल JUIF ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और संसद में आवाज उठाने की बात कही। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी करनी का अंजाम भुगत रहा है। आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान उसी आतंकवाद के जाल में फंस गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में बम धमाके से पाकिस्तान हिला हुआ है। यह धमाका तब हुआ जब जमियत उलेमा इस्लाम फजल का सम्मेलन हो रहा था। धमाका होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई लोगों के शव बिखरे हुए देखे गए। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल JUIF की रैली में हुए ब्लास्ट के पीछे कौन है, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए मंच से नारेबाजी हो रही थी, तभी जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही रैली में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सुरक्षा बलों को भी कुछ समझ नहीं आया। काफी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया और घायलों को अस्पताल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। ब्लास्ट में कई लोग जख्मी हुए, जिनमें से गंभीर घायलों को इलाज के लिए पेशावर शिफ्ट करना पड़ा। धमाके के बाद पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई है। सवाल यह है कि जब सरकार में शामिल पार्टी की रैली में ही इस तरह के धमाके हो रहे हैं, तो आम आदमी कैसे महफूज रहेगा? आतंक का आका पाकिस्तान आतंकियों के सहारे हमेशा भारत में साजिश रचता रहा है, मगर अब उसे अंजाम भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने जो बोया अब वही काट रहा है। यानी जिस आतंकवाद को पाकिस्तान की सरकारें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती आई हैं, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करीब 1.5 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग में अब परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के विशेष सलाहकार दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन इसी तरह जवाबी हमले करता रहा तो उसे नाटो के साथ मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर हमें मजबूरी में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश की नेवी डे परेड में शामिल हुए। इस मौके पर पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोतों का जायजा लिया। नेवी डे का आयोजन पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। इस दौरान 45 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने नेवा नदी में प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुतिन ने कहा कि रूसी नौसेना की ताकत में इजाफा होगा और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। इस दौरान पुतिन के साथ रूसी रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। इजरायल में न्यायिक सुधार बिल पास होने के से जुड़ा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में इजरायल में विरोध तो हो ही रहा है, साथ ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका समेत कुछ यूरोपीय देशों की ओर से भी दबे सुरों में आलोचना झेलनी पड़ रही है। ऐसे में नेतन्याहू ने किसी देश का नाम लिए बगैर साफ किया कि इजरायल के घरेलू मामलों में किसी बाहरी देश को दखल नहीं देना चाहिए और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में गाने बजाने पर भी रोक लगाने की तैयारी होने लगी है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जला दिए। घटना अफगानिस्तान के हेरात प्रांत की है, जहां तालिबान ने तबला, हारमोनियम और गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठा किए और उनमें आग लगा दी। तर्क ये दिया गया है कि संगीत को बढ़ावा देने से नैतिक भ्रष्टाचार होता है और इसे बजाने से युवा भटक जाते हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान पहले ही महिलाओं की नौकरी और पढ़ाई पर पाबंदी लगाने के साथ ब्यूटी पार्लर्स भी बंद कर चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 20 साल में समुद्र का रंग बदल गया है। ये नीले से हरा रंग हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका असर समुद्री जीवों के साथ सी फूड पर भी निर्भर लोगों पर पड़ेगा। इसकी वजह से
इसकी जो वजह है क्लाइमेट चेंज को बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र की सतह पर छोटे पौधों की तरह दिखने वाले जीव बढ़ गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे होने से समुद्र में डेड जोन बढ़ता जाएगा, जो समुद्री जीव जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है। इसी के साथ इंडिया 360 में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।